सर, हमारी मोबाइल कंपनी ने लकी ड्रॉ में आपको विजेता चुना है। कानपुर में होने वाले शानदार समारोह में आपको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कृपया उसके अग्रिम टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 25,000 रुपए आज ही 11 बजे तक कंपनी के बैंक अकाउंट 18,760 में जमा करा दें। अगर आप 11 बजे तक ये रकम जमा नहीं करा पाते हैं तो यह इनाम किसी दूसरे शख्स को दे दिया जाएगा। कामता प्रसाद के मोबाइल फोन पर सुबह सुबह ये संदेश आया। उसे पढ़कर वे खुशी से झूम उठे। कामता प्रसाद के गांव से बैंक तकरीबन 15 किलोमीटर दूर शहर में था। वे रुपए लेकर फौरन बैंक की ओर चल दिए। 11 बजे से पहले उन्होंने बैंक में रुपए जमा करा दिए। कामता प्रसाद का बेटा रमन राजधानी के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वो उसी दिन अपने एक दोस्त सुकेश के साथ गांव आ गया। कामता प्रसाद ने जब 50 लाख का इनाम जीतने की बात बताई तो वह बोला, पिताजी, बैंक में रुपए जमा कराने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जरा से पैसों के लालच में आपने अपनी पूंजी भी गंवा दी, रमन ने अफसोस के साथ कहा। क्या मतलब? कामता प्रसाद ने हैरानी से पूछा। चाचा जी, कोई मोबाइल कंपनी इस तरह के इनाम नहीं बांटती है। ये ठगी का नया तरीका है जिसमें आप जैसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं, सुकेश ने कहा। ठगी की बात जानकर कामता प्रसाद परेशान हो उठे। सुकेश ने उन्हें समझाया, आप परेशान मत होइए, मेरे मामा जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, हम लोग उनके साथ बैंक जाकर पता करते हैं। कामता प्रसाद को समझा बुझाकर रमन और सुकेश उसी समय शहर की ओर चल दिए। सुकेश के मामा देवांशु राय पुलिस स्टेशन में ही थे। पूरी बात सुनकर वे फौरन बैंक की ओर चल दिए। बैंक मैनेजर ने अपने कंप्यूटर पर उस अकाउंट की जांच की, फिर बोला, इस खाते में ऑनलाइन बैंकिंग होती है। इसमें आज सुबह से 5 आदमियों ने 25-25 हजार की रकम जमा कराई है और यह सारी रकम थोड़ी ही देर बाद निकाल ली गई है। इसका मतलब है कि कई लोग इस ठगी के शिकार हुए हैं, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने कहा। जी हाँ, इस खाते की पिछली जानकारी बता रही है कि इसमें पिछले कई दिनों से 25-25 हजार की रकम जमा हो रही है और वह थोड़ी ही देर में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है, मैनेजर ने बताया। क्या आप हमें इसके खाताधारी का पता दे सकते हैं? रमन ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैनेजर ने खाताधारी का पता प्रिंट करके दे दिया। रमन इंस्पेक्टर देवांशु राय की ओर मुड़ते हुए बोला, अंकल, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पता फर्जी होगा, लेकिन फिर भी वहां चलकर एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, देवांशु राय ने सिर हिलाया, फिर मैनेजर से बोले, आप ये खाता फ्रीज कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैनेजर ने कहा। रमन और सुकेश इंस्पेक्टर देवांशु राय के साथ उस पते पर चल दिए। जैसा कि अंदाजा था, वह पता फर्जी निकला। अंकल, जिस मोबाइल फोन से एसएमएस आया था, उसके दफ्तर में चलकर पता करना चाहिए कि यह नंबर किसका है, रमन ने अपनी राय दी। ओके, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने कहा। वहां से पता चला कि यह नंबर सिविल लाइंस में रहने वाले गिरिजा कुमार का था। वहां से सभी लोग सीधे गिरिजा कुमार के घर पहुंचे। वे तकरीबन 55 साल के शख्स थे। इंस्पेक्टर देवांशु राय ने उन्हें मोबाइल नंबर बताते हुए पूछा, मिस्टर गिरिजा कुमार, इस मोबाइल नंबर से आज सुबह आपने किस किस को एसएमएस किया था? इंस्पेक्टर साहब, यह मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, गिरिजा कुमार ने कहा। ये कैसे हो सकता है? मोबाइल कंपनी ने हमें बताया है कि पिछले हफ्ते ये सिम कार्ड आपने खरीदा है, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने कहा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने पिछले हफ्ते इस कंपनी का सिम कार्ड जरूर खरीदा था, लेकिन उसका नंबर दूसरा है, गिरिजा कुमार ने अपना मोबाइल नंबर दिखाते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपने एक नहीं, 2 सिम कार्ड खरीदे हैं। आपकी भलाई इसी में है कि दूसरा मोबाइल भी चुपचाप हमारे हवाले कर दें। इंस्पेक्टर देवांशु राय की आवाज सख्त हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने एक सिम कार्ड ही खरीदा है,
गिरिजा कुमार ने मजबूती से अपनी बात रखी। रमन ने इंस्पेक्टर देवांशु को अलग ले जाकर कहा, अंकल, ये शख्स शरीफ आदमी मालूम पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सिम कार्ड खरीदते समय जो आईडी दी हो उस पर ही दूसरा सिम कार्ड बेच दिया गया हो। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसकी जांच कैसे की जाए, हमारे पास इस समय और कोई सूत्र भी तो नहीं है। इंस्पेक्टर देवांशु ने कुछ सोचते हुए कहा, जिन लोगों ने उस खाते में 25-25 हजार रुपए जमा करवाए हैं, अगर उनसे किसी तरह संपर्क हो सके तो पता लगाया जा सकता है कि उनको एमएमएस किस मोबाइल नंबर से आया था। उसके बाद शायद हमें कोई और सूत्र मिल सके, रमन ने अपना विचार बताया। उन सब के संपर्क सूत्र बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने कहा। वे गिरिजा कुमार के पास आए और बोले, फिलहाल तो हम आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शक के घेरे में हैं, इसलिए बिना पुलिस की इजाजत के शहर से बाहर मत जाइएगा। इसके बाद सभी लोग बैंक मैनेजर के पास वापस आए। मैनेजर ने कहा, जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं उनके पते तो नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि फार्म में मोबाइल नंबर का कॉलम होता है। इतना ही काफी होगा, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने कहा। तो मैनेजर ने सारे फार्म मंगवा दिए। इंस्पेक्टर ने उनमें से 5 लोगों के नंबर नोट कर लिए। इंस्पेक्टर देवांशु राय ने उन नंबरों पर फोन किया तो पता चला कि उनमें से 2 लोगों को उसी नंबर से एसएमएस आया था जिससे कामता प्रसाद को फोन आया था। बाकी 3 लोगों को दूसरे नंबरों से एसएमएस आया था। इस समय वे सारे नंबर स्विच ऑफ चल रहे थे। अंकल, पता कीजिए, अगर इन सारे नंबरों के सिम कार्ड एक ही दुकान से बेचे गए हैं तो समझिए कि हम अपराधियों तक पहुंच गए हैं, रमन ने अपनी राय दी। वो कैसे? इंस्पेक्टर देवांशु राय ने हैरानी से पूछा। आप पता तो कीजिए, रमन ने जोर देते हुए कहा। इंस्पेक्टर देवांशु राय ने पुलिस स्टेशन आकर पूछताछ कराई तो रमन का अंदाजा सही निकला। ये सारे नंबर न केवल एक ही कंपनी के थे, बल्कि उनके सिम कार्ड भी एक ही शोरूम से बेचे गए थे। वे रमन और सुकेश को लेकर उस शोरूम में पहुंच गए। रमन के कहने पर उन्होंने शोरूम के मालिक को उन नंबरों को नोट कराते हुए कहा, इन नंबरों के सिम कार्ड खरीदने के लिए जो फॉर्म भरे गए थे, आप उन्हें अभी मंगवाए। शोरूम के मालिक ने थोड़ी ही देर में फॉर्म मंगवा दिए। रमन ने उन्हें देखते हुए कहा, ये सारे फॉर्म एक ही हैंडराइटिंग में भरे गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें आपके किसी मुलाजिम ने भरा है या कस्टमर ने खुद भरा है? शोरूम के मालिक ने उन फॉर्मों को गौर से देखा, फिर बोला, ये हमारे मुलाजिम रमेश की हैंडराइटिंग है, आप अभी रमेश को बुलवाइए, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने कहा। वे रमन की बात समझ गए थे। रमेश के आने पर इंस्पेक्टर देवांशु राय ने उसे वे फॉर्म दिखाते हुए पूछा, ये फॉर्म तुमने भरे हैं? जी, रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। तुमने क्यों भरे हैं? ग्राहकों की मदद के लिए ज्यादातर फॉर्म हम लोग ही भरते हैं। इन फॉर्मों के साथ ग्राहकों के जो आईडी लगे हैं, वे तुम कहाँ से लाए थे? रमन ने पूछा। इन्हें ग्राहकों ने खुद ही दिया था, रमेश ने कहा। इन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल अपराध के लिए किया गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच बता दो, वरना तुम्हें भी इन अपराधों में शामिल माना जाएगा, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने सख्त लहजे में कहा। जी, मैं सच कह रहा हूँ मिस्टर रमेश, हमें शक है कि आपने किन्हीं दूसरे ग्राहकों के आईडी को इन सिम कार्डों को बेचने में इस्तेमाल किया है, इसलिए मेरा कहना मानिए और पुलिस के साथ सहयोग कीजिए, रमन ने अपनी आंखें रमेश के चेहरे पर गड़ाते हुए कहा। ये सुनकर रमेश घबरा उठा। थोड़ी सख्ती करने पर उसने कबूल कर लिया कि जो ग्राहक इस दुकान से सिम कार्ड खरीदते थे, उनके ही आईडी की फोटोकॉपी करवाकर उसने 2,000 रुपए में ये सिम कार्ड एक शख्स को बेचे थे, पर उसे उस शख्स का नाम और पता नहीं मालूम था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुमने कितना खतरनाक काम किया है, इंस्पेक्टर देवांशु राय ने रमेश पर गुस्से से भरी नजर डाली, फिर अफसोस के साथ बोले,
अगर उस शख्स का नाम या पता मालूम होता तो उसे पकड़ा जा सकता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। रमन हल्का सा मुस्कुराया, फिर रमेश से बोला, इस शोरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिन दिनों ये सिम कार्ड बेचे गए, क्या उन दिनों की रिकॉर्डिंग देखकर तुम उस आदमी को पहचान सकते हो? जी, मैं तुरंत पहचान लूंगा, रमेश ने पछतावे के साथ कहा। रमेश ने रिकॉर्डिंग देखकर उस आदमी को पहचान लिया। इंस्पेक्टर देवांशु राय ने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी ले ली, फिर अपने बड़े अफसर से बात कर उस आदमी का फोटो न्यूज चैनलों पर चलवा दिया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर देवांशु राय के पास एक आदमी का फोन आ गया कि यह अपराधी उसके पड़ोस में रहता है। इंस्पेक्टर देवांशु राय ने उसका पता नोट कर तुरंत वहां छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। थोड़ी सख्ती होते ही उसने कबूल कर लिया कि इनाम का एसएमएस भेजकर उसने काफी लोगों को ठगा था। इंस्पेक्टर देवांशु राय ने उस आदमी को जेल भेज दिया। अपने पैसे वापस मिलने पर कामता प्रसाद ने रमन और सुकेश को जी भर कर आशीर्वाद दिया।